चलिए अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। इसमें हम ये देखेंगे कि डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स की वेरियस प्रॉपर्टीज डिस्पर्स्ड सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करती है। पहला हम देखेंगे पार्टिकल साइज को। अब पार्टिकल साइज इन ए डिस्पर्स्ड फेस कैन इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ डिस्पर्जन। समझ में आई बात कि पार्टिकल साइज किसी डिस्पर्स्ड फेस में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, किसी भी डिस्पर्जन के कलर को चेंज कर सकते हैं। एज वी नो, किसी सिस्टम का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या और एमिट करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेडियस ऑफ द पार्टिकल से। जितना लार्जर होगा पार्टिकल का साइज, उतना ही शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट करेंगे। इसका मतलब स्पेक्ट्रम के वायलेट एंड की तरफ की जो लाइट होगी उसको ट्रांसमिट करेगा सिस्टम। इसमें एग्जांपल अगर आप देखो तो अगर कोलाइडल गोल्ड को हम देखें तो इसका होता है रेड कलर, और ये जो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं वो है 650 से लेके 750 नैनोमीटर की। इसी तरह से अगर कोर्स डिस्पर्जन ऑफ गोल्ड को हम कंसिडर करें तो उसका कलर होता है ब्लू, और जो वेवलेंथ है लाइट की वो स्पेक्ट्रम पे 450 से लेके 490 नैनोमीटर के बीच में आएगी। अब हम अगर बात करें पार्टिकल की शेप के बारे में, तो पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, इनकी शेप किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ उनकी एफिनिटी और किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन बना है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करती है। मतलब किसी भी पार्टिकल की जो शेप होगी किसी कोलाइडल डिस्पर्जन में, तो वो कैसे किस पे डिपेंड करेगी शेप। एक तो कि डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है, उसमें उन पार्टिकल्स की एफिनिटी कितनी है। उस एफिनिटी के कारण पार्टिकल्स कई बार खिंचाव महसूस करते हैं और जो शेप को डिस्टॉर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि कोलाइडल सोल्यूशन को बनाने में मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज क्या हुआ है, उसके ऊपर भी जो पार्टिकल की शेप है वो वेरी कर सकती है। तो शेप के कारण भी कलर ऑफ द डिस्पर्जन चेंजेस। ओके, spherical particles of gold are indicated by red color, while disc like particles of gold give blue color. अगर स्फेरिकल हैं गोल्ड के पार्टिकल तो रेड कलर एमिट करेंगे, अगर डिस्क लाइक शेप में हैं तो वो ब्लू कलर देंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे सरफेस एरिया को। कोलाइडल पार्टिकल्स क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं इसलिए उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स पार्टिकल्स। ये जो ज़्यादा सरफेस एरिया है कोलाइडल पार्टिकल्स का, ये इन्हें इफेक्टिव कैटलिस्ट बनाता है। किसी भी रिएक्शन को इफेक्टिवली होने के लिए एक प्रॉपर सरफेस की ज़रूरत होती है, तो वो जो सरफेस है वो ऐसे कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं उनको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें हम एक एग्जांपल क्या कंसीडर कर सकते हैं, प्लेटिनम का कोलाइड। प्लेटिनम के कोलाइड पे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट हो जाती है, और जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं रिएक्शन में। तो सरफेस एरिया से कैसे क्या आपको अब ये रिजल्ट मिला कि सरफेस एरिया ने डायरेक्टली रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी को एनहेंस कर दिया, और इस तरह से सरफेस एरिया आपके लिए कोलाइडल सोल्यूशन का, वो कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं लार्जर सरफेस एरिया के कारण यूजफुल हो गए। अब बात करेंगे सरफेस चार्ज की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सरफेस चार्ज को पढ़ते टाइम बुक अपने पास रखो, उसमें जो डायग्राम है उसको भी थोड़ा सा देख लो। कोलाइडल पार्टिकल्स यूजुअली पोजेस ए चार्ज ऑन देयर सरफेस। हर पार्टिकल सरफेस पर कुछ ना कुछ चार्ज रहता ही है। कुछ कंपाउंड्स के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ पर नेगेटिव। जो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं किसी भी कोलाइडल कंपाउंड के, उन उनके एग्जाम्पल है अकेशिया, सल्फर और ट्रेगाकैंथ। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाले कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं जेलेटिन, बिस्मथ और एल्यूमिनियम। अब एक बात देखो कि पार्टिकल्स का जो इंटीरियर है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन जो सरफेस होता है वो चार्ज्ड रहता है। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के एक पार्टिकल के सरफेस पर बहुत सारे एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकते हैं।
अब जो भी एटम्स हैं उनके ऊपर एक चार्ज रहता है, और वो चार्ज डेवलप होने के बेसिकली दो रीजंस हैं। पहला कारण क्या है? आयनाइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और कौन से फंक्शनल ग्रुप है जी? जो सरफेस पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि मान लो फंक्शनल ग्रुप हम कंसीडर करते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो COOH क्या करता है? अपने हाइड्रोजन को लूज कर देगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? COO नेगेटिव। तो क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गई। आई होप आपको आयनाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पता होगा। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो डिस्पर्जन मीडियम में आयंस प्रेजेंट हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएं। अगर किसी कोलाइडल डिस्पर्जन में, मान लो वाटर ही है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि अगर किसी कोलाइडल डिस्पर्जन में वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम यूज हो रहा है, तो उस वाटर से भी या तो हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम H3O पॉजिटिव आयंस कह देते हैं, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम OH आयंस कह देते हैं, इसके पार्टिकल्स भी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो सकते हैं। अब ये सरफेस चार्ज जो है किसी कोलाइडल डिस्पर्जन में जो पार्टिकल्स का, ये क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। अब आपको पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली रैंडम मैनर में मूव करते हैं इधर से उधर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन। तो अगर पार्टिकल्स के ऊपर सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे उनके सरफेस के ऊपर, तो जैसे ही वो सेम टाइप ऑफ चार्जेस वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन से क्या होगा? मतलब पहले क्लोज आने की कोशिश करेंगे और दूर एकदम से झटका लगेगा उनको, तो इससे क्या है? मूवमेंट बढ़ जाएगी उसकी। तो पार्टिकल्स में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी, और वो आपस में पास आके एग्रीगेशन नहीं बना पाएंगे, और इससे क्या होगा? पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू द सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज पे ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, इसकी जो स्टेबिलिटी कोलाइडल पार्टिकल्स की।